आज हम बाबा के गुरुकुल में बिपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर 2 भारत में यूरोपियों के आगमन को पढ़ेंगे। ये चैप्टर 3 पार्ट में आएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यूरोप के पूर्वी व्यापार में एक नया दौर। भारत के व्यापारिक संबंध यूरोप के साथ बहुत पुराने यूनानियों के ज़माने के हैं। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। एशिया में इस व्यापार का अधिकांश भाग अरब व्यापारियों और जहाजियों द्वारा चलाया जाता था और इसके भूमध्य सागरीय और यूरोपीय भाग पर इटली वालों का लगभग एकाधिकार था। एशिया का माल पूरे यूरोप तक पहुंचने से पहले अनेक राज्यों और हाथों से गुजरता था। फिर भी यह व्यापार बहुत लाभदायक होता था। 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने जब एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया तो पूर्व और पश्चिम के बीच के पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। इसके अलावा यूरोप और एशिया के व्यापार पर वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों का एकाधिकार था और वे पश्चिमी यूरोप के नए राष्ट्रों खासकर स्पेन और पुर्तगाल को इन पुराने मार्गों से होने वाले व्यापार में भागीदार नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए पश्चिमी यूरोप के देश और व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड यानी मसाले के द्वीप के लिए नए और अधिक सुरक्षित मार्गों की तलाश करने लगे। स्पाइस आइलैंड यानी मसाले के द्वीप को तब ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। उनकी मंशा व्यापार पर अरबों और वेनिस वासियों के एकाधिकार को तोड़ना, तुर्कों की शत्रुता मोल लेने से बचना और पूर्व से सीधे व्यापार संबंध स्थापित करना था। चूंकि 15वीं सदी में जहाज निर्माण और समुद्री यातायात में बहुत प्रगति हुई थी, इसलिए वह यह काम करने में अच्छी तरह समर्थ थे। इसके अलावा पुनर्जागरण ने पश्चिमी यूरोप के लोगों में दुस्साहसी कार्य करने की भावना खूब भर दी थी। इस दिशा में पहला कदम पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया। इन देशों के नाविकों ने अपनी अपनी सरकारों की सहायता से और उनकी आज्ञा पर भौगोलिक खोजों का एक महान युग आरंभ किया। 1492 में स्पेन का कोलंबस भारत को खोजने निकला था, लेकिन वह अमेरिका की खोज कर बैठा। 1498 में पुर्तगाल के वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत तक का नया और पूरी तरह से समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला। वह केप ऑफ गुड होप से होते हुए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर कालीकट पहुंचा। वह जिस माल को लेकर वापस लौटा वह पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिका। इन और ऐसे ही दूसरे समुद्री मार्गों की खोज ने विश्व के इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया। 17वीं और 18वीं सदियों में विश्व व्यापार में बेहद बढ़ोतरी हुई। यूरोप को अब एक खूब लंबा चौड़ा अमेरिकी महाद्वीप उपलब्ध हो गया और यूरोप और एशिया के संबंध पूरी तरह बदल गए। 15वीं सदी के मध्य में अफ्रीका में यूरोपीय देशों ने प्रवेश किया तो उससे भी उनको आरंभिक पूंजी निर्माण का एक प्रमुख स्रोत प्राप्त हुआ। आरंभ में विदेशियों को अफ्रीकी सोने और हाथी के दांत ने आकर्षित किया, परंतु बहुत जल्द ही गुलामों का व्यापार अफ्रीका के साथ व्यापार का प्रमुख भाग बन गया। 16वीं सदी में इस व्यापार पर स्पेन और पुर्तगाल का एकाधिकार बना रहा। बाद में इस व्यापार में डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज व्यापारी छा गए। खासकर 1650 के बाद अनेक वर्षों तक हजारों अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर वेस्ट इंडीज और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में बेचा जाता रहा। कारखानों का माल लेकर गुलामों का व्यापार करने वाले जहाज यूरोप से अफ्रीका पहुंचते। अफ्रीका के तटों पर निग्रो लोगों से माल की अदला बदली करते, फिर इन दासों को लेकर अटलांटिक पार करते। वहां बागानों और खदानों की औपनिवेशिक पैदावार से उनकी अदला बदली करते और फिर इस माल को यूरोप में बेच देते। तिकोने व्यापार से होने वाला यही बेपनाह मुनाफा था जिस पर इंग्लैंड और फ्रांस की व्यापारिक श्रेष्ठता स्थापित हुई। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका की समृद्धि अधिकांशता गुलामों के इसी व्यापार पर और गुलामों की मेहनत से चलने वाले बागानों पर निर्भर थी। इसके अलावा
दास व्यापार और दासों की मेहनत से चल रहे बागानों के मुनाफे से ही वह पूंजी बनी जो 18वीं और 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति में काम आई। बाद में भारत से ले जाई गई दौलत ने भी ऐसी ही भूमिका निभाई। 16वीं सदी में ही यूरोप के व्यापारियों और सैनिकों ने एशियाई देशों में घुसने और फिर उनको अधीन बनाने का लंबा सिलसिला शुरू किया। बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग एक सदी तक पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा। भारत में भी पुर्तगाल ने कोचीन, गोवा, दमन और दीव में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। पुर्तगालियों ने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया। इस काम में उन्हें समुद्र पर राज करने वाले अपने हथियारबंद जहाज़ों की श्रेष्ठता से मदद मिली। जमीन पर भारत और एशिया की सैनिक शक्ति बहुत अधिक थी, मगर उनके मुकाबले मुट्ठी भर पुर्तगाली सैनिक और जहाजी समुद्र में अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहे। मुगलों की जहाज रानी के लिए खतरे पैदा करके वे मुगल सम्राटों से भी अनेक व्यापार संबंधी छूट लेने में सफल रहे। गोवा पर 1510 में अधिकार करने वाला अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जब वायसराय था, तब फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाय में स्थित मलक्का और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर पुर्तगालियों ने अधिकार जमा लिया। उन्होंने भारत के तटीय क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। अपना व्यापार व अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और यूरोपीय प्रतिद्वंदियों से अपने व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखने के लिए वह लगातार लड़ाइयाँ लड़ते रहे। समुद्री डकैत और लूटपाट में भी वह पीछे नहीं रहे। अमानवीय अत्याचार करने और अव्यवस्था फैलाने में उनका भी हाथ रहा। उनके बर्बर व्यवहार के बावजूद भारत में कुछ इलाकों पर उनका कब्जा लगभग एक सदी तक बना रहा। इसका कारण यह था कि खुले समुद्र पर उनका राज चलता था। उनके सैनिक और प्रशासक कड़े अनुशासन के पाबंद थे और चूंकि दक्षिणी भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए मुगलों की ताकत का सामना उनको नहीं करना पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड और हॉलैंड और बाद में फ्रांस जैसी उभरती हुई व्यापारिक और प्रतिद्वंदी शक्तियों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। इस संघर्ष में स्पेन और पुर्तगाल की हार हुई। अब अंग्रेज और डच व्यापारी केप ऑफ गुड होप होकर भारत जाने वाले रास्ते का प्रयोग करने लगे और पूर्व में अपना साम्राज्य बनाने की दौड़ में शामिल हो गए। अंत में इंडोनेशिया पर डच का और भारत, श्रीलंका और मलाया पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और डच संसद ने एक चार्टर स्वीकार करके कंपनी को युद्ध छेड़ने, संधियां करने, इलाके जीतने और किले बनाने के अधिकार दे दिए। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों में थी, जहां मसाले खूब पैदा होते थे। जल्द ही उन्होंने मलय जल, डमरूमध्य और इंडोनेशियाई द्वीपों से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया और 1623 में इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के प्रयास कर रहे अंग्रेजों को हराया। उन्होंने पश्चिमी भारत में गुजरात के सूरत, भड़ोच, कैम्बे और अहमदाबाद, केरल के कोचीन, मद्रास के नागपत्तनम, आंध्रा के मछलीपत्तनम, बंगाल के चिंसुरा, बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश के आगरा नगरों में भी व्यापारिक केंद्र खोले। 1658 में उन्होंने पुर्तगालियों से श्रीलंका को भी जीत लिया। एशियाई व्यापार पर अंग्रेज व्यापारियों की लालच भरी निगाहें भी जमी थी। पुर्तगालियों की सफलता मफालों, मलमल, रेशम, सोने, मोतियों, दवाओं, पोर्सलीन और एबोनी से भरे उनके जहाज़ों और इससे प्राप्त भारी मुनाफों ने अंग्रेज व्यापारियों की आंखें चकाचौंध कर दी। वह भी इस मुनाफा देने वाले व्यापार में शामिल होने के लिए बेचैन हो गए। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई।
इस कंपनी को, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दे दिया। 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। तब व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री नाम से जाना जाता था। कंपनी ने तब कैप्टन हॉकिंग को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान के द्वारा पश्चिमी तट की अनेक जगहों पर अंग्रेज कंपनी को फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा मिल गई, मगर इस छूट से ही अंग्रेज संतुष्ट न थे। 1615 में उनका दूत सर टॉमस रो मुगल दरबार में पहुंचा। रो मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार लेने वाला एक शाही फरमान जारी कराने में सफल रहा। 1662 में जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की तो पुर्तगालियों ने उसे बंबई का द्वीप दहेज में दे दिया। अंततः गोवा, दीव और दमन को छोड़कर पुर्तगालियों के हाथ से भारत में उनके कब्जे वाले सारे इलाके निकल गए। इंडोनेशिया के द्वीपों से हो रहे मफालों के व्यापार में भागीदारी को लेकर अंग्रेज कंपनी की डच कंपनी से ठन गई। इन दो शक्तियों के बीच रह रहकर होने वाली लड़ाई 1654 से आरंभ हुई और यह 1667 यानी 1667 में तब समाप्त हुई, जब अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर सारे दावे छोड़ दिए और बदले में डचों ने भारत की अंग्रेज बस्तियों को न छूने का वादा किया। अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार 1600 से 1714 तक को पढ़ेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत बहुत ही मामूली रही। 1623 तक इसने सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम में फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। आरंभ से अपने व्यापार और कूटनीति के साथ साथ युद्धों का भी सहारा लेने और निजी क्षेत्रों में फैक्ट्रियां स्थापित की, उन पर कब्जा करने के भी प्रयास किए। दक्षिण में परिस्थितियां अंग्रेज के अधिक अनुकूल थी, क्योंकि वहां उन्हें किसी शक्तिशाली भारतीय सरकार का सामना नहीं करना पड़ा। विजयनगर का महान साम्राज्य 1565 में ही नष्ट हो चुका था और उसकी जगह अनेक छोटे और कमजोर राज्य खड़े हो गए थे। उन्हें लालच देकर बहलाना या अपनी सैनिक शक्ति से हराना आसान था। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की, पर जल्द ही उनकी गतिविधियों का केंद्र मद्रास हो गया, जिसका पट्टा 1639 में यानी 1639 में वहां के स्थानीय राजा ने उन्हें दे दिया था। राजा ने उनको उस जगह की किलेबंदी करने, उसका प्रशासन चलाने और सिक्का ढालने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा भाग राजा को दिया जाएगा। यहाँ अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला बनाया, जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। दिलचस्प बात यह है कि मुनाफे के लालची व्यापारियों की यह कंपनी शुरू से ही इस नीति पर अड़ी थी कि भारतीय उन्हें इस देश को जीतने का खर्च स्वयं दे। उदाहरण के लिए कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने 1683 में मद्रास के अधिकारियों को लिखा कि हम चाहते हैं कि आप धीरे धीरे नगर यानी मद्रास को किला बंद करें और किले को इतना मजबूत बनाएं कि वह किसी भारतीय राजा या भारत में डच शक्ति के आक्रमण के सामने अडिग रहे। पर हम आपसे यह भी चाहते हैं कि आप अपना काम इस प्रकार लेकिन पूरी विनम्रता के साथ जारी रखें कि नगर निवासी ही सारी मरम्मत और किलाबंदी का पूरा खर्च उठाए। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल से बंबई का द्वीप प्राप्त किया और उसकी तत्काल किलेबंदी कर दी। बंबई के रूप में अंग्रेजों को एक बड़ा और आसानी से रक्षा कर सकने योग्य बंदरगाह प्राप्त हुआ। इस कारण से और क्योंकि उस वक्त उभरती हुई मराठा शक्ति अंग्रेजों के व्यापार के लिए खतरा पैदा कर रही थी, पश्चिमी तट पर कंपनी के हेडक्वार्टर के रूप में सूरत का स्थान जल्द ही बंबई ने ले लिया। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने अपनी आरंभिक फैक्ट्रियों में से एक की स्थापना 1633 में उड़ीसा में की थी।
1651 में उसे बंगाल के हुगली नगर में व्यापार की इजाज़त मिल गई। तब कंपनी ने जल्द ही पटना, बालासोर, ढाका और बंगाल बिहार के दूसरे स्थानों पर भी फैक्ट्रियां खोल ली। अब उसकी इच्छा थी कि बंगाल में उसकी एक स्वतंत्र बस्ती होनी चाहिए। अब वह भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के सपने देख रही थी, ताकि मुगलों को मजबूर करके व्यापार में मनमानी करने की छूट ले ली जाए, भारतीयों को अपना माल सस्ता बेचने और कंपनी का माल महंगा खरीदने के लिए मजबूर किया जा सके, प्रतिद्वंदी यूरोपीयों को बाहर रखा जाए और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखें। राजनीतिक सत्ता स्थापित करके कंपनी भारतीय राजस्व पाने और इस तरह इस देश को इसी के साधनों से जीतने की आशा कर रखती थी। उस समय ऐसी योजनाएं खुलकर सामने रखी गई। 1687 यानी 1687 में कंपनी के डायरेक्टरों ने मद्रास के गवर्नर को सलाह दी कि वह एक ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करे और राजस्व का सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाए कि भारत में एक बड़े मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज्य की नींव डाल दी जा सके। 1689 यानी 1689 में उन्होंने घोषणा की कि हमारे राजस्व में वृद्धि हमारा उतना ही बड़ा उद्देश्य है जितना कि हमारा व्यापार। जिस समय बीसियों दुर्घटनाएं हमारे व्यापार में बाधा डाल रही हो, उस समय यही वस्तु है जो हमारी शक्ति को बनाए रख सकेगी। यही वस्तु है जो भारत में हमें एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगी। 1686 में जब अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया और मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, तब दोनों के बीच शत्रुता की शुरुआत हो गई। पर अंग्रेजों ने स्थिति को पूरी तरह गलत समझा था और मुगलों की शक्ति को कम करके आंका था। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मामूली ताकत पर बहुत भारी था। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा। उन्हें बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया गया और वे गंगा के मुहाने के एक द्वीप में शरण लेने के लिए बाध्य हो गए, जो बीमारियों का गढ़ था। उनका सूरत, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम स्थित फैक्ट्रियों पर भी कब्जा हो गया और बंबई स्थित उनके किले पर घेरा पड़ गया। यह देखते हुए कि अंग्रेज अभी मुगल शक्ति से लड़ने में समर्थ नहीं हैं, उन्होंने एक बार फिर झुककर दरबार में हाजिरी बजाई और प्रार्थना की कि उन्होंने जो अपराध किए हैं उन्हें क्षमा किए जाएं। उन्होंने भारतीय शासकों के संरक्षण में व्यापार करने की इच्छा प्रकट की। जाहिर है कि उन्हें सबक मिल चुका था। मुगल सम्राट से व्यापार संबंधी छूट लेने के लिए एक बार फिर उन्होंने चापलूसी और विनम्रता का सहारा लिया। मुगल अधिकारियों ने अंग्रेजों की बदमाशी को फौरन माफ कर दिया। वे यह तो जान भी नहीं सकते थे कि हानि कर दिखने वाले ये विदेशी व्यापारी एक दिन देश के लिए गंभीर खतरा बन जाएंगे। इसके बजाय उन्होंने यह मान लिया कि कंपनी के द्वारा किए जा रहे विदेशी व्यापार से भारतीय दस्तकारों और व्यापारियों को लाभ होता है और इस तरह सरकारी खजाने की आमदनी बढ़ती है। इसके अलावा जमीन पर कमजोर होने के बावजूद अंग्रेज समुद्रों में काफ़ी मजबूत थे और इसलिए वह ईरान, पश्चिमी एशिया और उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका तथा पूर्वी एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार और जहाज रानी को पूरी तरह तहस नहस करने में समर्थ थे। इसलिए औरंगजेब ने 1,50,000 रुपये खजाना लेकर उन्हें फिर से व्यापार करने की छूट दे दी। 1698 में कंपनी ने सूता नाटी, कलकत्ता और गोविंदपुरी की जमींदारी प्राप्त कर ली और वहां उन्होंने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट विलियम नाम का एक किला बनाया। यही गांव जल्द ही बढ़कर एक नगर बन गया, जिसे अब कलकत्ता कहा जाता है। 1717 में कंपनी ने सम्राट फर्रुखसियार से एक फरमान प्राप्त किया, जिसमें 1691 में उन्हें प्राप्त विशेषाधिकारों को दोबारा मान्यता दी गई और उन्हें गुजरात और दक्कन तक भी बढ़ा दिया गया था। लेकिन 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल पर मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां जैसे शक्तिशाली नवाबों का शासन था। वे अंग्रेज व्यापारियों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे तथा अपने विशेषाधिकारों के दुरुपयोग से उन्हें रोकते थे।
उन्होंने अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी को मजबूत बनाने और नगर पर स्वतंत्र रूप से शासन करने की छूट भी नहीं दी थी। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब की एक जमींदार होकर रह गई थी। कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो पूरी ना हुई, मगर उसका व्यापार पहले से बहुत अधिक फला फूला। भारत से इंग्लैंड में होने वाला प्रतिवर्ष आयात 1708 में 5 लाख पाउंड का था, मगर 1740 तक वह 17,95,000 पाउंड का हो गया। मद्रास, बंबई और कलकत्ता की अंग्रेज बस्तियां विकसित हो रहे नगरों का केंद्र बन गई। बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारियों और बैंकर इन नगरों की ओर आकर्षित हुए। ऐसा अंशतः इन नगरों में उपलब्ध नए व्यापारिक अवसरों के कारण था और अंशतः इस कारण कि मुगल साम्राज्य के बिखरने से इन नगरों के बाहर अनिश्चितता और असुरक्षा की परिस्थिति थी। 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3 लाख, कलकत्ता की 2 लाख और बंबई की 70,000 हो चुकी थी। 1600 के चार्टर में केप ऑफ गुड होप के पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी को 15 वर्षों के लिए दिया गया था। इस कंपनी का स्वरूप एक पूरी तरह बंद निगम या इजारेदारी जैसा था। भारत में कंपनी की कोई फैक्ट्री एक किलाबंद क्षेत्र जैसी होती थी, जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर और कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर होते थे। ध्यान दें कि इन फैक्ट्रियों में उत्पादन का कोई काम नहीं होता था। कंपनी के कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता था। उनकी वास्तविक आमदनी का स्रोत देश के ही अंदर का वह व्यापार था जिसकी छूट उन्हें कंपनी देती थी, और इसी आमदनी के लिए वे कर्मचारी भारत में नौकरी करने के लिए बेचैन रहते थे। हाँ, भारत और यूरोप के बीच व्यापार करने का अधिकार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित था। अब हम दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव को पढ़ेंगे। नए नए क्षेत्र और राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो महत्वाकांक्षा 17वीं सदी के अंत में औरंगजेब की वजह से धूमिल पड़ने लगी थी, वह 1740 के दशक में दोबारा उभरी, जब मुगल साम्राज्य का पतन कुछ कुछ स्पष्ट होने लगा। नादिर शाह के हमले के बाद केंद्रीय सत्ता का पतन खुलकर सामने आ गया था, लेकिन पश्चिमी भारत में विदेशी घुसपैठ की बहुत गुंजाइश न थी, क्योंकि वहां जोशीले मराठा का प्रभुत्व था। पूर्वी भारत में अलीवर्दी खां ने कड़ा नियंत्रण कायम कर रखा था, लेकिन दक्षिण भारत में परिस्थितियां विदेशियों दुस्साहसियों के लिए धीरे धीरे अनुकूल होती जा रही थी, और वहां औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद केंद्रीय सत्ता नहीं रह गई थी, और 1748 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह की मौत के बाद उसका मजबूत शासन भी नहीं रह गया था। इसके अलावा चौथ वसूलने के लिए मराठा सरदार हैदराबाद और दक्षिण के दूसरे भागों पर लगातार हमले करते रहते थे। इन हमलों के कारण राजनीतिक परिस्थितियां अनिश्चित हो गई थी और प्रशासन नष्ट हो गया था। कर्नाटक में गद्दी के लिए भाई भाई से लड़ रहा था। इन परिस्थितियों में विदेशियों को अपना राजनीतिक प्रभाव फैलाने के लिए भारतीय राज्यों के मामलों पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिली, लेकिन व्यापारिक और राजनीतिक दावे सामने रखने में अंग्रेज अकेले न थे। वे 17वीं सदी के अंत तक अपने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंदियों को नष्ट कर चुके थे, पर फ्रांस एक नया प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा हो गया। 1744 से 1763 अर्थात लगभग 20 वर्षों तक भारतीय व्यापार, संपत्ति और क्षेत्र पर अधिकार के लिए फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में भयानक युद्ध होते रहे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। पूर्वी तट पर कलकत्ता के पास चंद्रनगर में और पौंडचेरी में उसने एक मजबूत स्थिति बना ली थी। पौंडचेरी को पूरी तरह किलाबंद किया गया था। पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के बंदरगाहों में फ्रांसीसी कंपनी की कुछ फैक्ट्रियां भी थीं, जिसमें हिंद महासागर की मॉरिशस और रीयूनियन के द्वीपों पर भी कब्जा कर रखा था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरह फ्रांस सरकार पर निर्भर थी, जो अनुदान, कर्जे और दूसरी सुविधाएं देकर उसकी सहायता करती रहती थी। इसके फलस्वरूप उस पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण था।
और वही 1723 के बाद डायरेक्टरों की नियुक्ति करती थी। कंपनी पर सरकार का यह नियंत्रण उसके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ। उस समय फ्रांस में एक निरंकुश, अर्ध सामंती और अलोकप्रिय सरकार थी, जो भ्रष्टाचार, निकम्मेपन और अस्थायित्व से घिरी हुई थी। भविष्योन्मुखी न होकर यह सरकार पतित परंपराओं में जकड़ी हुई और आमतौर पर समय की आवश्यकताओं को समझने से दूर थी। इस तरह की सरकार का नियंत्रण कंपनी के हितों के लिए घातक ही हो सकता था। 1742 में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध भड़क उठा। यूरोप का यह इंग्लैंड फ्रांस युद्ध जल्द ही भारत तक पहुंच गया और यहाँ दोनों ईस्ट इंडिया कंपनियां टकराने लगी। 1748 में फ्रांस और इंग्लैंड का सामान्य युद्ध समाप्त हो गया। फिर भी भारत में व्यापार और क्षेत्रीय अधिकार की प्रतिद्वंद्विताएं बनी रही और इनका फैसला इस पार या उस पार होना ही था। इस समय पौंडचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले था, जिसने यह नीति निकाली कि भारतीय शासकों को आपसी झगड़ों में अनुशासित और आधुनिक फ्रांसीसी सेना के द्वारा हस्तक्षेप किया जाए और एक के खिलाफ दूसरे का साथ देकर विजेता से मुद्रा और व्यापार संबंधी लाभ उठाए जाएं। इस तरह फ्रांसीसी कंपनी के लाभ के लिए और भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए उसने स्थानीय राजाओं, नवाबों और सरदारों के साधनों और सेनाओं का उपयोग करने की योजना बनाई। इस रणनीति की सफलता में केवल एक ही बाधक हो सकती थी, अर्थात भारतीय शासकों द्वारा ऐसे विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति देने से इनकार। पर भारतीय शासक देशभक्त की भावना से प्रेरित न होकर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और लाभ की संकुचित भावना से प्रेरित थे। अपने देशी शत्रुओं से हिसाब चुकाने के लिए विदेशियों की सहायता मांगने में उन्हें कोई हिचक न थी। 1748 में कर्नाटक और हैदराबाद में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि डुप्ले के षड्यंत्रकारी दिमाग को खुलकर खेलने का मौका मिला। कर्नाटक में चांदा साहब ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया और हैदराबाद में निजामुल मुल्क आसफ जहां के मरने पर उसके बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग में सत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़ गया। इस स्थिति का डुप्ले ने लाभ उठाया और चांदा साहब तथा मुजफ्फर जंग से इस बात पर गुप्त समझौता कर लिया कि वह अपने प्रशिक्षित फ्रांसीसी और भारतीय सैनिकों द्वारा उनकी सहायता करेगा। 1749 में इन तीन सहयोगियों ने अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन को हरा कर मार डाला। उसका बेटा मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली भाग गया। शेष कर्नाटक चांदा साहब के अधिकार में आ गया और उसने पुरस्कार स्वरूप फ्रांसीसियों को पौंडचेरी के निकट 80 गांव दे दिए। फ्रांसीसी हैदराबाद में भी सफल रहे। नासिर जंग मारा गया और मुजफ्फर जंग निजाम अर्थात दक्कन का सूबेदार बन गया। नए निजाम ने पौंडचेरी के निकट जमीनें और मछलीपट्टनम का प्रसिद्ध नगर फ्रांसीसी कंपनी को पुरस्कार में दे दिया। उसने कंपनी को 5 लाख और उसकी सेनाओं को भी 5 लाख रुपए दिए। डुप्ले को 20 लाख रुपए के साथ एक जागीर भी मिली, जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए थी। इसके अलावा पूर्वी तट पर कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के मुगल क्षेत्रों का उसे ऑनरेरी गवर्नर भी बना दिया गया। डुप्ले ने अपने सर्वश्रेष्ठ अफसर बुसी को फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी के साथ हैदराबाद में नियुक्त किया। दिखावे के लिए इस नियुक्ति का उद्देश्य था कि शत्रुओं से निजाम की रक्षा करना, पर वास्तव में यह उसके दरबार में फ्रांसीसी प्रभाव बनाए रखने के लिए था। जब मुजफ्फर जंग अपनी राजधानी की ओर बढ़ रहा था, तब एक दुर्घटना में वह मारा गया। बुसी ने फौरन निजामुल मुल्क के तीसरे बेटे सलाबत जंग को गद्दी पर बिठा दिया। बदले में नए निजाम ने फ्रांसीसियों को आंध्रा का वह क्षेत्र पुरस्कार में दे दिया जिसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। इसमें 4 जिले मुस्तफानगर, एल्लाओरा, राजमुंदरी और चिकाकोल शामिल थे।
दक्षिण भारत में अब फ्रांसीसियों की शक्ति चरम सीमा पर थी। डुप्ले की योजनाओं को आशा से भी अधिक सफलता मिली थी। फ्रांसीसियों ने अपना काम भारतीय शासकों को मित्र बनाने से आरंभ किया था और अब अंत में उनको अपना आश्रित बना लिया था। लेकिन अंग्रेज अपने प्रतिद्वंदी की सफलताओं को खामोश बैठे नहीं देख रहे थे। फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वह नासिर जंग और मोहम्मद अली से मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे। 1750 में उन्होंने मोहम्मद अली की ओर से अपनी पूरी ताकत लगा देने का निश्चय किया। नौजवान रॉबर्ट क्लाइव तब कंपनी की सेवा में एक क्लर्क था। उसने प्रस्ताव किया कि कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर हमला करके तिरुचिरापल्ली में घिरे मोहम्मद अली पर फ्रांसीसियों का दबाव कम किया जा सकता है। यह प्रस्ताव मान लिया गया। तब क्लाइव ने केवल 200 अंग्रेज और 300 भारतीय सैनिकों को लेकर आरकाट पर हमला किया और उसे जीत लिया। जैसा कि आफाती चांदा साहब और फ्रांसीसियों ने मजबूर होकर तिरुचिरापल्ली का घेरा उठा लिया। फ्रांसीसी सेनाओं की कई बार हार हुई। अब फ्रांसीसियों का फितारा डूब रहा था क्योंकि उनकी सेना और उनके जनरल अंग्रेज का सामना नहीं कर पा रहे थे। अंत में भारतीय युद्ध के भारी खर्चों से परेशान होकर और अमेरिकी उपनिवेशों के हाथ से निकल जाने के डर से फ्रांसीसी सरकार ने समझौता वार्ता आरंभ किया और 1754 में उसने अंग्रेज की यह मांग मान ली कि भारत से डुप्ले को वापस बुला लिया जाए। यह बात भारत में फ्रांसीसी कंपनी के भविष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई। दोनों कंपनियों का यह अस्थायी समझौता 1756 में टूट गया जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक और युद्ध छिड़ गया। युद्ध के एकदम आरंभ में ही अंग्रेज बंगाल पर नियंत्रण करने में सफल रहे। इसका वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है। इस घटना के बाद भारत में फ्रांसीसियों के लिए कुछ बचा ही नहीं। बंगाल की अथाह संपत्ति ने युद्ध का पलड़ा अंग्रेजों के पक्ष में झुका दिया। इस युद्ध की निर्णायक मुठभेड़ 22 जनवरी 1760 को वांडीवास में हुई जब अंग्रेज जनरल आयर कूट ने लल्ली को हरा दिया। एक साल के अंदर अंदर भारत में फ्रांसीसियों के हाथ से सब कुछ जाता रहा। युद्ध का अंत 1763 में पेरिस समझौते के साथ हुआ। इसके अनुसार फ्रांसीसियों को भारत स्थित उनकी सारी फैक्ट्रियां लौटा दी गई, पर अब वे उनकी किलाबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहां सैनिक रख सकते थे। अब वे केवल व्यापार केंद्रों के रूप में काम कर सकती थी। इसके बाद फ्रांसीसियों को भारत में अंग्रेजों के संरक्षण में रहना था। दूसरी ओर अंग्रेज हिंद महासागर पर छा चुके थे। सभी यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को एक एक करके हराने के बाद अब वे भारत विजय के काम में लग गए थे। फ्रांसीसियों और उनके भारतीय सहयोगियों के साथ अपने युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने कुछ महत्वपूर्ण और अमूल्य पाठ सीखे। पहला यह कि देश में राष्ट्रवादी भावना के अभाव के कारण वे भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकते थे। दूसरे, पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित यूरोपीय या भारतीय पैदल सेना आधुनिक अस्त्रों से लैस होकर और तोपखानों का सहारा लेकर पुरानी तर्ज वाली भारतीय सेनाओं को घमासान युद्ध में आसानी से हरा सकती थी। तीसरे, यह सिद्ध हो गया कि यूरोपीय तर्ज पर प्रशिक्षित और हथियारबंद भारतीय सैनिक यूरोपीय सैनिक जैसा ही अच्छा सैनिक बन सकता था, और चूंकि भारतीय सैनिकों में भी राष्ट्रवादी भावना का अभाव था, इसलिए जो भी उसे अच्छा पैसा दे वह उन्हें अपनी सेवा में रख सकता था। अंग्रेजों ने अब अंग्रेज अफसरों की देखभाल में सिपाही कहे जाने वाले भारतीय सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना बनाने का काम आरंभ किया। इस सेना को अपना प्रधान साधन बनाकर और भारतीय व्यापार और क्षेत्रों के बेपनाह साधनों को अपने अधिकार में लाकर अब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्धों और क्षेत्रीय प्रसार के एक नए युग में कदम रखा। तो यहाँ पर आपका इस चैप्टर का ये पार्ट समाप्त हुआ। इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।
यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।